नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य ढमडेरे है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांटीज लैंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे आज रीडेवलपमेंट ऑन गवर्नमेंट ग्रांटेड लैंड इस विषय के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आज मुंबई शहर में और मुंबई सबब में कम से कम 3000 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जो गवर्नमेंट लैंड्स पे है, जो 50-60 साल पुरानी हो चुकी है। और उसमें कई ज़मीनें हैं वो ऑक्यूपेंसी क्लास 2 है और कई ज़मीनें हैं वो लीज होल्ड लैंड्स है। तो आज गवर्नमेंट के जो रूल्स है वो उसमें क्लैरिटी न होने की वजह से और वो अफोर्डेबल न होने की वजह से आज हर सोसाइटी एक चिंता में है कि हमारी ये जो पुरानी बिल्डिंग होगी उसका रीडेवलपमेंट का क्या होगा। तो इसके बारे में हम शासन से बहुत बार इसके बारे में चर्चा भी कर चुके हैं। रिगार्डिंग क्लास 1 कन्वर्शन आता काही वेळापूर्वी आपण काही मुद्दे मांडले, तर मला काही माझे मुद्दे मांडायचे आहेत। तुम्ही नजूल लँडबद्दल बोललात, तर नागपूर अमरावती येथे जवळजवळ 40 ते 44 हजार नजूल जमिनी आहेत आणि सर या सगळ्या रेसिडेन्शियल आहेत। या सर्व जमिनी रेसिडेन्शियल आहेत। 2019 मध्ये तो GR काढून त्या सगळ्या फ्री होल्ड केल्या गेल्या 5%ने, तेही कायमस्वरूपी। देर इज नो टाइम लिमिट। आता राहिला प्रश्न मुंबई आणि महाराष्ट्रातल्या ज्या 3000 आणि 22000 हाऊसिंग सोसायट्या ज्या शासकीय जमिनीवर उभ्या आहेत, तर त्या संदर्भात जेव्हा माननीय देवेंद्र फडणवीसजी मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला आमच्या अनेक याविषयी चर्चा झाल्या आणि आपण ते 50% म्हणताय, ते 50% नाही। भोगे समिती जी आहे त्यांच्या रिपोर्टमध्ये त्यांचं रिकमेंडेशन होतं आणि 50% करायची शिफारस होती। ते आमचं अनेक वेळा त्याच्यावर डिबेट झालं, मीटिंग झाल्या आणि असं करत करत ते 25 आणि 15वर येऊन थांबलं। पण 5% हा आमचा जो डिमांड होता तो साहेब जवळजवळ 7-8 वर्षापासून आहे आणि तुम्ही म्हणताय की 15%ने सोसायटीने त्याचा लाभ घ्यावा। मागच्या 3 वर्षामध्ये सर मुंबई शहरामध्ये फक्त 16 जमिनी फ्री होल्ड झाल्या। त्या 16 जमिनीपैकी फक्त एकच हाऊसिंग सोसायटी होती। मुंबई सबबमध्ये हार्डली 25 सोसायटींनी अप्लाय केला। म्हणजे विचार करा, 3000 हाऊसिंग सोसायटीपैकी फक्त 30-40 हाऊसिंग सोसायट्या फ्री होल्ड होतात। याचा अर्थ समजून घ्या की ते लोकांना न परवडण्यासारखं होतं। कारण मुंबईचा जो रेडी रेकनर रेट आहे, करंट रेडी रेकनर रेट, त्याच्या अनुषंगाने आज चार्जेस घेतले जातात ते न परवडण्यासारखे आहेत। 50-60 वर्षापूर्वी ज्या बिल्डिंग्स उभ्या आहेत सरकारी जमिनीवर, त्या सगळ्या खाजण जमिनी होत्या, मार्शी लँड होत्या। लोकांनी त्या डेव्हलप केल्या, लोक राहत आहेत। आज सगळे सिनियर सिटीजन आहेत सर। आज एवढी रक्कम द्यायची ताकदच नाही। आता माझं उदाहरण सांगतो, तर सर हे 5% झालं पाहिजे। 15% इज नॉट अ व्हायबल ऑप्शन आणि हे सक्सेसफुल होणार नाही। सर आणखीन एक मुद्दा, 7 मार्च 2022ला 3 वर्षाची मुदत संपली। त्यानंतर आता तुम्ही 2 वर्षाचं एक्सटेन्शन 1 वर्षानंतर दिलं। आता त्याची मुदत आहे 7 मार्च 2024, म्हणजे 1च वर्ष फक्त मुदत आहे आणि त्यातले आता 1-1.5 महिना तर निघून गेला सर। सर एक वर्षामध्ये काही होणार नाही आणि 15%ने तर ते होऊच शकत नाही। तर अजूनही आमची रिक्वेस्ट आहे की सरकारने अगदी गांभीर्याने याचा विचार करावा आणि 5%ने हे झालं पाहिजे। कारण इतर राज्यांमध्ये झालेलं आहे सर। इतर राज्यांचं उदाहरण देतो सर, तुम्ही तपासून बघा आणि तेही सर कायमस्वरूपीच केलं तर बरं होईल। अब रीडेवलपमेंट का एक GR गवर्नमेंट ने 23 फरवरी 2018 को ये पब्लिश किया। रीडेवलपमेंट ऑन गवर्नमेंट ग्रांटेड लैंड, इसके लिए ये GR निकला है कि जो हाउसिंग सोसाइटी शासकीय ज़मीन पे है उसको अगर उनको रीडेवलपमेंट में जाना है तो उनको इसमें जो लिखा है वो इसको फॉलो करके जाना पड़ेगा है। अच्छा, अगर ये GR के हिसाब से अगर रीडेवलपमेंट करना है किसी सोसाइटी को, तो पहले सोसाइटी के जितने शर्त भंग है, यानी जो ब्रीच है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ फ्लैट है या सेल डीड हुई है जो विदाउट NOC ऑफ द कलेक्टर, फ्लैट मॉर्गेज रखे है, फ्लैट्स जो है वो लीव एंड लाइसेंस पे विदाउट परमिशन रखे हैं, या तो
जब ग्रांट ऑफ लैंड दी गई सोसाइटी को, उस टाइम में 2 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करना पड़ता था। अगर 2 साल में सोसाइटी ने वो नहीं क्लियर किया तो कलेक्टर का परमिशन लेना पड़ता है। अगर वो नहीं लिया होगा तो वो भी और एक ब्रीच है। तो ये सब ब्रीच है, ये ब्रीच को पहले सोसाइटी को क्लियर करना पड़ेगा, ताकि देन कलेक्टर आपको ये रीडेवलपमेंट का ऑर्डर इशू कर सकता है। अच्छा, अभी अगर रीडेवलपमेंट का ऑर्डर इशू करता है तो इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम है 10% से लेके 25%। यानी जो सोसाइटी के पास एफएसआई नहीं है बैलेंस, अगर उनको एडिशनल नहीं मिल रहा है एफएसआई, तो उनको 25% गवर्नमेंट को प्रीमियम भरना पड़ेगा, वो भी करंट रेडी रेकनर रेट से। और जो सोसाइटी के पास एफएसआई है तो उनको 10% से प्रीमियम भरना पड़ेगा, लेकिन वो 10% बाकी डेवलपमेंट चार्जेस भी गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, यानी वो 20% होगा। तो कहने का मतलब है ये 20 से 25% गवर्नमेंट को आरआर के रेट से भरने के बाद अगर सोसाइटी की रीडेवलपमेंट फिर से होती है, बाद में सोसाइटी में डेवलपर के भी नए मेंबर्स आएंगे तो उनको भी कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा डेवलपर को। तो इसका मतलब है कि रीडेवलपमेंट होने के बाद भी ये कलेक्टर लैंड का जो पूरा होल्ड है ना, ये सोसाइटी के ऊपर कायम रहेगा, यानी वो कभी भी नहीं हो सकता। उसके आगे भी अगर मेंबर अगर फ्लैट बेचना चाहते हैं आफ्टर रीडेवलपमेंट, तो उनको पहले कलेक्टर का एनओसी लेके उस टाइम में जो करंट रेडी रेकनर रेट के हिसाब से ट्रांसपोर्ट चार्जेस भरने पड़ेंगे। यानी ये जो ज़मींदारी सिस्टम है ये जीआर के मुताबिक कंटिन्यू रहेंगी। तो हमें जो माहिती यानी हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इस रीडेवलपमेंट जीआर का बहुत कम सोसाइटी ने बेनिफिट लिया है, क्योंकि ये अफोर्डेबल नहीं है उसकी वजह से। अच्छा, अभी रही बात दूसरी कि 8 मार्च 2019 को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया और उसमें जितनी भी क्लास 2 लैंड्स है और लीज होल्ड लैंड्स है, वो क्लास 1 में कन्वर्शन करने के लिए एक गवर्नमेंट ने मौका दिया, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ 3 साल का दिया है। और जो लीज होल्ड लैंड है, जो हाउसिंग सोसाइटी है, उनको 15%, और जो लीज होल्ड लैंड रेसिडेंशियल है लेकिन हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, उनको 25%, और ऑक्यूपेंसी क्लास 2 लैंड जो है उनको 15% से क्लास 1 में कन्वर्शन कर सकते हैं। अभी हम सरकार को गए 7 से 8 साल से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये जो 15% और 25% रेट आप रेडी रेट के हिसाब से मुंबई वालों को जो लगा रहे हैं, वो बहुत गलत है, ये नाइंसाफ़ी है। ये बिल्कुल 5% से होना चाहिए। हम ये सरकार को कह रहे हैं कि अगर 5% से करोगे, ये जो 3000 सोसाइटी जो है ये आगे आके उसका लाभ उठाएंगी और गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिल सकता है। आज गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है, आज कुछ भी बेनिफिट नहीं है। तो इसके बदला अगर 5% करो तो गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने 2019 में एक डिसीजन लिया था, जो नागपुर और अमरावती यहाँ पे जो नजुल रेसिडेंशियल लैंड्स है, वो लैंड्स को गवर्नमेंट ने कम से कम वो 40 से 44 हज़ार ज़मीन है वो नागपुर अमरावती रीजन में, उनको 5% रेट से उनको कन्वर्शन का मौका दिया, और वो भी परमानेंट बेसिस, देयर इज़ नो टाइम पीरियड, उनको वक्त का कोई तकादा नहीं, वो कभी भी कर सकते। तो हमारा यही कहना है कि नागपुर में नजुल लैंड का जो डिसीजन लिया है सरकार ने 5% परमानेंट बेसिस, तो सेम न्याय, वैसा ही न्याय अगर मुंबई और महाराष्ट्र के बाकी ज़िले में अगर करते हैं, तो 3000 सोसाइटी मुंबई में है, 22,000 सोसाइटी महाराष्ट्र में, कुल मिला के 25,000 सोसाइटी है, उनको ये बेनिफिट मिलेगा। 3 साल में हमें जो सूचना मिली, जो इन्फॉर्मेशन मिली, वो हिसाब से मुंबई शहर में 17 ज़मीन गवर्नमेंट लैंड फ्री होल्ड की गई, और उसमें सिर्फ एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिन्होंने फ्री होल्ड कर लिया, और बाकी की जो 16 ज़मीन है वो ट्रस्ट थी, हॉस्पिटल थे, कमर्शियल थे। तो कहने का मतलब है कि मुंबई की कोई भी रेसिडेंशियल लैंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की एक सोसाइटी को छोड़ के फ्री होल्ड के लिए कोई आगे आए नहीं। और मुंबई सबब में तो हार्डली 25 से 30 सोसाइटी ने अर्जी की थी, और
उसमें कितने लोगों ने उसका लाभ उठाया, उसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। लेकिन ये योजना जो है ये टोटल फ्लॉप हो गई। और ये हम तो शुरुआत से गवर्नमेंट को बोल रहे थे कि ये 15 और 25 आपका जो दिया है अपने प्रपोजल, ये सक्सेसफुल नहीं होगा, और जो हमने कहा वही होगा। बाद में हम फिर से सरकार को यही कह रहे थे कि अभी भी वक्त गया नहीं है, ये 15 और 25 ये सब बदली करके सिर्फ 5% करो। अभी फिलहाल 27 मार्च 2023 को गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन को एक्सटेंशन दिया। हालांकि ये एक्सटेंशन 7 मार्च 2022 के बाद इमीडिएटली आना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने 1 साल देरी किया और ये एक्सटेंशन 2 साल का दिया। उसमें से 1 साल गवर्नमेंट ने पूरा डिसीजन लेने में वेस्ट किया। तो अभी हाउसिंग सोसाइटी के पास सिर्फ 1 साल बचा है। अभी 1 साल में मुझे आप बताइए कितनी हाउसिंग सोसाइटी इसका लाभ उठाएगी? हो ही नहीं सकता। 3 साल में अगर नहीं हुआ तो 1 साल में क्या हो सकता है? तो अभी भी हम सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं। आज हजारों सैकड़ों खत गवर्नमेंट के पास गए हैं। इसके बारे में हम उनको कह रहे हैं कि ये 5% से करो तो लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर ये 5% होता है तो गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छी तरीके से महसूल प्राप्त होगा, अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है और सोसाइटी की जो समस्या है उसका हल भी निकलेगा। अच्छा, अभी अगर ये रीडेवलपमेंट के कोई हाउसिंग सोसाइटी अगर जाती है तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के कुछ रीडेवलपमेंट के डायरेक्टिव्स है अंडर सेक्शन 154, 79A डायरेक्टिव्स बोलते हैं। 2019 को रिवाइज उसका GR आया है। तो सोसाइटी को ये जो डायरेक्टिव्स है रीडेवलपमेंट के, उसके हिसाब से जाना है। ये डायरेक्टिव्स इंट्रोड्यूस करने का एक ही मकसद है कि देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी एंड क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और बाद में कोर्ट केसेस वगैरह होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने इसको जारी किया कि ये 79 सेक्शन A है, उसके हिसाब से आप रीडेवलपमेंट का प्रोसेस करो। क्योंकि जब कोई सोसाइटी एखादा कोई डेवलपर फाइनल करती है तब जनरल बॉडी में उसको जब अप्रूव करना है उसकी अपॉइंटमेंट, तो उस मीटिंग में कोऑपरेटिव हाउसिंग कोऑपरेशन डिपार्टमेंट का यानी डिप्टी रजिस्ट्रार के डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर हाजिर होना चाहिए, क्योंकि उसके सामने ही ये जनरल बॉडी का पूरा प्रोसीडिंग हो जाता है और उसके सामने ये रेजोल्यूशन जो है वो अप्रूव किया जाता है। बहुत सारी सोसाइटी ये नहीं करती है, बाद में झगड़ा होता है और कंप्लेंट होती है, बाद में पूरा प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट का वो स्टक हो जाता है। इसके लिए मेरी हाउसिंग सोसाइटी को ये भी गुजारिश है कि ये जो सेक्शन 79A है इसको आप पढ़िए और वो हिसाब से ट्रांसपेरेंटली जाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई कठिनाई का सामना न करना पड़ेगा। क्योंकि PMC रीडेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण ऐसा एक घटक है। PMC को आपको, जिसको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो रीडेवलपमेंट में, ऐसा PMC आपको अपॉइंट करना चाहिए। उसके लिए आपको टेंडर निकालना चाहिए और जितने भी नामचीन PMC है उनको आपको इनवाइट करना पड़ेगा और बाद में जनरल बॉडी में एक जो PMC है वो फाइनलाइज करना पड़ेगा सोसाइटी को। ऐसी बात है एडवोकेट की, उन्हें भी 10 से 15 साल का रीडेवलपमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि आपकी जो एग्रीमेंट की जो डॉक्यूमेंट है वो डेवलपर के एडवोकेट के साथ बैठ के फुल प्रूफ सोसाइटी का इंटरेस्ट को मध्य रखते समय कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ PMC और एडवोकेट के बारे में हर सोसाइटी ने बहुत केयरफुली जाना चाहिए और इन ट्रांसपेरेंट वे ये सब प्रोसेस करना चाहिए।